सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर तरलों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंतर्गत हम लोग बेंचुरीमीटर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने बर्नौली का प्रमेय पढ़ा था, या जिसे ब्रुनौली का प्रमेय हम लोग कहते थे। तो बर्नौली के प्रमेय पर आधारित, ध्यान से समझें, अब हम आपको बेंचुरीमीटर या बेंचुरीमीटर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बर्नौली के प्रमेय पर आधारित यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। किसी पाइप में पानी बह रहा है, किसी नली में पानी बह रहा है, तो ये ज्ञात किया जाता है कि 1 सेकंड में द्रव का कितना आयतन बह रहा है, 1 सेकंड में द्रव का कितना लीटर बह रहा है, 1 सेकंड में द्रव का कितना घन मीटर प्रवाहित हो रहा है, इस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें चौड़ी क्षैतिज नली XY होती है जो Z पर संकीर्णित होती। संकीर्णित का मतलब इसका नाम हम Z रख देते हैं, और Z पर संकीर्णित होती है यानी वहां नली पतली होती है। और फिर X और Z पर 2 ऊर्ध्वाधर नलियां लगी होती हैं। और जरा ध्यान से समझें, जिस नली में द्रव प्रवाहित हो रहा है और उस नली में हमको द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम करते क्या है कि नली का जो यक्ष सिरा है, नली में यानी जिस नली में द्रव किस दर से प्रवाहित हो रहा है, यह ज्ञात करने के लिए इस नली का जो यक्ष सिरा होता है, यक्ष सिरा उसके अंदर फिट कर देते हैं, कस देते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेंचुरीमीटर की सहायता से द्रव के प्रवाह की दर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम मान लेते हैं कि क्षैतिज नली XY है जिसमें यक्ष, ये X सिरा है, जिसमें यक्ष सिरे के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 और Z सिरे के अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो A2 है। और यही नहीं, यहाँ पर यहाँ X सिरे पर द्रव के प्रवाह का वेग V1 और Z सिरे पर द्रव के प्रवाह का जो वेग है वो V2 है। और यह मैं आपको बता दूं कि इस नली में रो घनत्व का जो द्रव है धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है। सुनिए, आपको मालूम है जहां नली चौड़ी होती है, जहां पर नली चौड़ी होती है वहां द्रव का वेग कम होता है, और जहां द्रव का वेग कम होता है वहां द्रव का दाब अधिक होता है, और द्रव का दाब अधिक होने के कारण द्रव इस नली में ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। और फिर जहां पर नली सकरी होती है वहां पर द्रव का वेग अधिक होता है। आप देखे होंगे कि अगर पाइप से कहीं पानी छिड़क रहे होते हैं तो जब उसका मुंह खुला रहता है तो पानी धीरे धीरे आता है, और थोड़ा सा उसका मुंह दबा देते हैं तो पानी बड़ी तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है। तो वही स्थिति है, यहाँ पर नली सकरी हो गई है, तो जहाँ नली सकरी हो गई है वहाँ द्रव का वेग अधिक होगा, और जहाँ द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है, और दाब कम होता है इसीलिए द्रव इस पे कम ऊंचाई तक चढ़ता है। आप नदी में ही देखे होंगे कि जिस स्थान पर पानी ज़्यादा होता है, यानी जहाँ नदी गहरी होती है वहाँ पानी बहुत धीरे धीरे बहता है, और जहाँ नली पतली होती है वहाँ पर आप देखे होंगे कहीं पानी बिल्कुल छिछला है, पानी कम है, तो वहाँ पर पानी बहुत तेजी से बहता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ V1 का वेग कम होगा और V2 का वेग अधिक होगा।
अब चूंकि हम लोग x और z दोनों सिरों पर बर्नौली का प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो बर्नौली के प्रमेय में आपको बताया गया था कि बर्नौली का प्रमेय P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर x सिरे पर का जो दाब है यह P1 है और y सिरे पर का जो दाब है वो P2 है, तो फिर देखें ये P1 हो गया, ये V1 हो गया और ये H1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम Z सिरे के लिए निकालें तो Z सिरे के लिए हो जाएगा P2 प्लस हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा रो जी H2 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा और इस प्रकार ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा रो जी H1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका P2 और प्लस हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा रो जी H2। ये पाइप जो है क्षैतिज है, तो जानते हैं जब पाइप क्षैतिज होता है तो उनका हम कह सकते हैं कि आधार से ऊंचाई एक समान होती है और जब आधार से ऊंचाई एक समान होती है तो H1 और H2 दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं और ये H के बराबर हो जाता है। फिर यहाँ हम रख देते हैं, ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा रो जी एच इजकल टू फिर ये हो जाएगा आपका P2 और प्लस हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा रो जी एच। H1 के जगह पर भी हमने एच कर दिया है और H2 के जगह पर भी हमने एच कर दिया है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, रो जी एच से रो जी एच कैंसिल हो जाएगा। अब हम P2 को पश्चांतर करके लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, और पहले इसको लिखते हैं। अब फिर देखें ये है आपका हाफ रो V2 स्क्वायर और ये अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर। अब हम यहाँ पर हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, हाफ रो V1 स्क्वायर। तो अब डेल्टा P, एक चीज और हम आपको बता दें कि दाब के अंतर को हम डेल्टा P से रिप्रेजेंट करते हैं। P1 माइनस P2 को हम डेल्टा P से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा आपका देखे हाफ रो V1 स्क्वायर कांस्टेंट ले लिए हैं, सॉरी कॉमन ले लिए हैं। तो कॉमन लेने का मतलब होता है जो कॉमन लिया जाता है उसी से अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ अंदर डिवाइड कर देंगे तो हाफ रो कट जाएगा, यहाँ V2 स्क्वायर यहाँ V1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर और फिर यहाँ से तो पूरा कॉमन है तो ये हो जाएगा आपका 1। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब अविरतता के सिद्धांत में आप लोगों ने देखा था कि A1 इंटू V1 इजकल टू A2 इंटू V2 था। अगर यहाँ से V2 अपान V1 की वैल्यू हम निकालें तो देखें A1 अपान A2 हो जाएगा और ये हो गया आपका V2 अपान V1। तो यहाँ V2 स्क्वायर अपान V1 स्क्वायर है, अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो ये A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं तो डेल्टा P इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर और फिर देखें V2 स्क्वायर अपन V1 स्क्वायर के जगह पे ये हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1। डेल्टा P जो है दाबांतर होता है और आपको हमने द्रव के दाब के लिए फार्मूला बताया था
पी इजकल टू एच इंटू रो इंटू जी, जहां एच, यहां पर एच जानते हैं क्या होगा, दोनों नलियों में चढ़े हुए द्रव के दाब का अंतर। चूंकि ये यहाँ पर नली चौड़ी है और चौड़ी होने के वजह से यहाँ पर वेग कम है और वेग कम होने से दाब अधिक है, इसलिए दाब अधिक होने के कारण यहाँ द्रव ऊपर तक चढ़ जाता है। यहाँ नली पतली है इसलिए वेग अधिक है और वेग अधिक है तो दाब कम है, और दाब कम होने के वजह से इसमें द्रव की ऊंचाई जो होती है कम होती है। अब दोनों की ऊंचाइयों का जो अंतर है वो इस्माल एच हो जाता है। तो डेल्टा पी के जगह पे हम एच इंटू रो इंटू जी कर सकते हैं, जहां रो द्रव का घनत्व है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो चलिए डेल्टा पी के जगह पे हम यहां पर लिख देते हैं एच इंटू रो इंटू जी, और फिर ये इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर। और फिर देखें इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा आपका A1 स्क्वायर, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान हो जाएगा A2 का स्क्वायर। अब देखें फिर क्या होता है यहाँ पर, तो अब जो है यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, और अब हम यहाँ से V1 की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं। तो चलिए V1 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अगर हम यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 2g को पहले लिख देते हैं, एच 2gh हो गया, और इसके बाद ये भी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका A2 स्क्वायर अपान हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा A2 स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा आपका V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब अगर हम V1 की वैल्यू निकालना चाहें तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ आएगा, और दूसरे तरफ आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, स्क्वायर इधर आकर के अंडर रूट हो जाएगा। तो देखें ये हो गया अंडर रूट 2gh A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान देना है, तो A2 स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, तो A2 स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा तो V1 इक्वल टू हो जाएगा A2 और अंडर रूट हो जाएगा 2gh अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से V1 की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, फिर हमें क्या ज्ञात करना है, द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करनी है। और द्रव के प्रवाह की दर का मतलब हमको ये ज्ञात करना है कि 1 सेकंड में द्रव का कितना आयतन प्रवाहित होगा। जरा देखिए, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे होता है चौड़ाई और गुणे होता है ऊंचाई। तो अब देखिए फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ v इज इक्वल टू L इंटू बी के जगह पे A लिख सकते हैं, और ऊंचाई जो होती है वो लंबाई के ही बराबर होती है, यहाँ हम L लिख देंगे। लेकिन अगर हम समय से भाग दे दें, क्योंकि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन ज्ञात किया जाता है। द्रव के प्रवाह की दर यानी 1 सेकंड में द्रव का कितना आयतन प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ भी हम T कर देंगे। तो अब देखिए ये हो गया A, और ये दूरी बटा समय वेग होता है, ये हो जाएगा V। कहने का मतलब हमारा ये है कि क्षेत्रफल और वेग का अगर गुणा कर दिया जाए तो 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन हमको ज्ञात हो जाएगा। तो अब अगर 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले द्रव के आयतन को अगर हम Q से प्रदर्शित करें तो A इंटू V के जगह पे हम A1 इंटू V1 कर देते हैं, क्योंकि V1 हमको मालूम है। अब हम यहाँ पे रख देंगे तो Q इज इक्वल टू ये है A1 और फिर V1 का मान हम रख देंगे तो ये हो जाएगा A2 और अंडर रूट हो जाएगा 2g
2gh/a1² माइनस a2²। तो इस फार्मूले की सहायता से द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। तो जरा ध्यानपूर्वक देखें, ये पूरा उपकरण वेंचुरीमीटर है और हमने आपको बताया था कि जिस नली में द्रव के प्रवाह की दर, यानी किसी नली में हमको देखना है कि उस नली में पानी कितना तेजी से प्रवाहित हो रहा है, तो उसी नली में इसको लगा देते हैं और लगाने के बाद जब पानी बहने लगता है तो इसमें अलग अलग द्रव की ऊंचाई होती है। दोनों के द्रव के ऊंचाइयों का अंतर निकालते हैं तो हमको h का मान निकल जाता है। गुरुत्वाकर्षण g का मान आपको मालूम ही है। यहाँ पर नली का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो यहाँ पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 होता है, यहाँ A2 होता है। तो अगर आपको A1, A2 और h का मान मालूम हो तो इस सूत्र की सहायता से वेंचुरीमीटर के द्वारा किसी भी नली में द्रव के प्रवाह की दर को आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी तरह से देखिए, वेंचुरीमीटर के सिद्धांत पर ही आधारित हवाई जहाज है। हवाई जहाज कैसे उड़ता है तो यह देखना होगा। होता यह है कि हवाई जहाज का जो ऊपरी सिरा होता है, ऊपरी सिरे की जो आकृति होती है वो इस प्रकार होती है कि वहां पर हवा का जो वेग होता है, ऊपर वाले सिरे पर हवा का वेग बहुत अधिक होता है, नीचे वाले सिरे पर हवा का वेग कम होता है। तो जब वेग कम होता है तो दाब अधिक हो जाता है, यानी ऊपर के तरफ लगने वाला दाब अधिक हो जाता है और नीचे की तरफ लगने वाला दाब कम हो जाता है। तो ऊपर के तरफ लगने वाला दाब अधिक होने के वजह से हवाई जहाज जो है जमीन को छोड़ देता है और छोड़ करके ऊपर हवा में उड़ने लगता है। यहाँ भी बर्नौली का प्रमेय सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत कार्य करता है। इसी तरह से बुनसन बर्नर होता है, बुनसन बर्नर पर भी ये सिद्धांत लागू होता है। और फिर आप देखते होंगे कि जब आंधी आती है तो आंधी के दौरान टीन जो होता है, टीन शेड जो लगाया गया होता है, टीन शेड उड़ जाता है। इसकी वजह क्या होती है तो इसकी वजह यही होती है कि जब आंधी आती है तो टीन शेड के ऊपर से हवा बड़ी तेजी से पास करता है। जब हवा बहुत तेजी से पास करता है यानी हवा का वेग अधिक होता है, जहां वेग अधिक होता है वहां दाब कम हो जाता है, नीचे के तरफ लगने वाला दाब कम हो जाता है और ऊपर के तरफ लगने वाला दाब अधिक होता है, जिससे टीन शेड जो है आंधी आता है तो टीन शेड उड़ के चला जाता है। अब इसी तरह से फुहारे पर देखते हैं कि कभी कभी आप देखे होंगे ये सर्कस वाले या कभी कभी मेला वगैरह में जाते हैं, मदारी वाले जो होते हैं वो एक बांसुरी टाइप का ले लेते हैं और उसकी सहायता से ऊपर की तरफ पानी फेंकते हैं और उसी पानी में एक गेंद होती है, गेंद ऊपर की तरफ टिकी रहती है, या नहीं तो कोई एक बांसुरी टाइप की नली लेकर के उसके ऊपर जो है कोई गेंद रख देते हैं और अंदर से हवा फूंकते हैं। तो हवा फूंकते हैं तो हवा के वजह से हवा का इतना प्रेशर होता है कि वह गेंद जो होती है ऊपर की तरफ ही टिकी रहती है। इसी तरह से आप क्रिकेट में देखते हैं, क्रिकेट में मैग्नेस इफेक्ट होता है। मैग्नेस इफेक्ट जो स्पिनर होते हैं, जो बॉल को स्पिन करते हैं, वो बॉल को इस हिसाब से फेंकते हैं कि बॉल को फेंकते समय ऊपर वाला जो सरफेस हो जाए, ऊपर वाले सरफेस से हवा तेजी से पास करे। तो जब हवा तेजी से पास करती है तो इसके वजह से होता यह है कि गेंद का स्पिन, गेंद अपने जगह पे इतना तेजी से चक्कर काटती है कि जो कैच करने वाला है उसको समझ में नहीं आता है और उसके पास से ही गेंद जो है निकल जाती है। यानी जो बल्लेबाज होता है वो आउट नहीं होता है और जो कैचर होता है वो कैच भी नहीं पकड़ पाता है। इसी तरह से आप देखे होंगे कि गहरा जल, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कभी देखते हैं जब बाढ़ आता है तो बाढ़ में नीचे का पानी एकदम स्थिर हो जाता है, ऊपर का पानी बहने लगता है, या कहीं भी जहां पानी गहरा होता है वहां का जल जो होता है स्थिर होता है। इसी तरह से आप देखते होते हैं
कि दिल का दौरा पड़ता है, तो दिल का दौरा पड़ने का कारण क्या होता है? दिल का दौरा पड़ने का मतलब दिल का काम न करना, और दिल काम तब नहीं करता है जब दिल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और जब दिल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना, देखिए कभी कभी अगर आप बहुत ज़्यादा दौड़ देते हैं तो सीने में दर्द होने लगता है। तो सीने में दर्द होने का भी कारण यही होता है, या अगर बहुत ज़्यादा आप एक्साइट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो भी सीने में दर्द होने लगता है। तो सीने में दर्द का कारण ये होता है कि उस समय ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज होता है। अगर आपके जो धमनियां हैं, जो हार्ट को ब्लड ले जाती हैं, तो वो धमनियां अगर बिल्कुल उसके अंदर किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो अगर आप कितना भी तेज दौड़ेंगे, कितना भी तेज काम करेंगे, तो हार्ट को जितनी मात्रा में ब्लड चाहिए उसको सफिशिएंट ब्लड मिलता रहता है। लेकिन अगर किसी प्रकार का, मान लीजिए आप ऐसा फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड के साथ ऑयली फूड खा रहे हैं, कोई भी ऐसा भोजन आप ले रहे हैं जो चिकना भोजन है, तो चिकना भोजन नहीं लेना चाहिए। तेल युक्त भोजन आपको नहीं लेना चाहिए। इससे नुकसान ये होता है कि अंदर के तरफ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता ये कि जो धमनियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए ये धमनी है, तो धमनियों में अंदर के तरफ कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। ये अंदर के तरफ कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। तो जब अंदर के तरफ कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, तो जो नली चौड़ी थी वह नली पतली हो जाती है। और जब नली पतली हो जाएगी तो इसमें जो ब्लड को प्रवाहित होने के लिए बहुत अधिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी हार्ट को बहुत अधिक काम करना पड़ेगा। और जब हार्ट आवश्यकता से अधिक काम करने लगता है तो वही सीने में दर्द होने लगता है। और कभी कभी ये बिल्कुल अगर ब्लॉक हो जाता है तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, तो उस स्थिति में होता ये है कि हार्ट को जो है ब्लड मिल ही नहीं पाता है। और जब हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा तो हार्ट काम करना ही बंद कर देता है, हार्ट अटैक हो जाता है, लोग मर जाते हैं गिर करके। और देखते हैं जब दिल का दौरा पड़ता है तो लोगों के सीने में बहुत असह्य दर्द होता है। तो इसका कारण यही होता है। तो अब इसके इलाज के लिए आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए जाते हैं, तो हार्ट स्पेशलिस्ट अब इसका इलाज नहीं करता है, क्योंकि इसके इलाज में दिक्कत होती है। तो वो बाईपास सर्जरी कर देता है। बाईपास सर्जरी में करता क्या है कि जहां नली बंद हो गई है उस नली को वैसे ही छोड़ देता है, और यहाँ पर दूसरी प्लास्टिक की नली यहाँ से लगा दी जाती है इधर के तरफ। यहाँ तो नली आपकी सही थी, इधर के तरफ यहाँ से इधर नली आपकी सही थी, और यहाँ से आगे के तरफ भी नली आपकी सही है। तो जो ब्लड इधर से जा रहा था, अब उसके लिए बाईपास, इसी को बाईपास सर्जरी कहते हैं। इधर के तरफ किनारे के तरफ से दूसरी नली, ऐसी नली जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो, वह ऐसे पदार्थ का बना होता है, उस नली को अंदर लगा दिया जाता है। तो अब ब्लड इधर से न जा करके इधर से हार्ट की तरफ जाने लगता है। तो इस तरह की सर्जरी करा दी जाती है, तो इसको बाईपास सर्जरी करते हैं। कभी कभी तो होता ये है कि हार्ट जो होता है वो ढंग से काम ही नहीं करता है। तो हार्ट से काम नहीं करता है, हार्ट बढ़िया से काम नहीं करता है, तो आप देखे होंगे कि हार्ट से लगा करके और अंदर के तरफ, बाहर के तरफ एक बैटरी लगाई गई होती है, जो बैटरी बाहर होती है। अब चूंकि पहले इंडिया में सिस्टम नहीं था, तो लोग उस बैटरी को, वो बैटरी चार्ज करानी पड़ती है। एक बार चार्ज कराते हैं तो कम से कम 2 साल काम करती है। तो उसको चार्ज कराने से पहले, जब 5-6 महीना पहले ही होता है, उसको विदेश में जा करके उसको चार्ज कराना पड़ता है। तो फिर 2 साल तक आपका हार्ट बढ़िया से काम करेगा। और नहीं मान लीजिए इधरे रह गए, डिस्चार्ज हो गया, तो फिर आप भी डिस्चार्ज हो जाएंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो है, चूंकि ये पहले सिस्टम हमारे इंडिया में नहीं था, अब ये सिस्टम हमारे इंडिया में हो गया है, तो अब यहीं पे लोग बैटरी चार्ज करा दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि अब बाईपास सर्जरी भी करा दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सब मुसीबत मोलने की ज़रूरत ही क्या है, हमको फास्ट फूड खाने की ज़रूरत ही क्या है, हम ऐसी चीज़ों का सेवन करें। सबसे पहले तो हमको मार्केट की कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, जो भी चीज़ खाना हो घर बना करके खाइए। और दूसरी चीज़ कि अगर घर पे
खाना हो तो आपको कोशिश हो कि तेल का प्रयोग कम हो, चिकनाई का प्रयोग कम हो, ऐसा भोजन हम लें जिससे पेट जो है पेट बढ़िया से साफ हो, पेट बढ़िया से काम करे। और पेट बढ़िया से काम करेगा तो पूरा शरीर के जितने अंग हैं वो सभी अंग अच्छी तरह से काम करेंगे। फिलहाल बर्नौली के प्रमेय पर आधारित हमने आपको ये वेंचुरी मीटर हमने बताया, और फिर वेंचुरी मीटर के साथ साथ बर्नौली के प्रमेय पर आधारित ढेर सारे अनुप्रयोग हमने बताया है। हमें उम्मीद है कि ये सारे अनुप्रयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।